हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो 9 इनकरेक्ट क्वेश्चंस क्लेम किए जा रहे हैं अलग अलग चैनल्स और उनके जो प्रूफ्स दिए जा रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है। ठीक है। जो वहाँ पे प्रूफ्स दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल ही या तो वो एक्सेप्शंस का यूज़ करा है उन्होंने, या फिर उन्होंने ऐसे लूपहोल ढूंढा है जहाँ पे वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं। ठीक है। एक तो एक्सेप्शंस की बात करी है, ठीक है, कि ये जो है इसमें ये नहीं हो सकता, इसमें ये नहीं हो सकता। ठीक है। और दूसरी बात, जो उन्होंने प्रूफ्स डाला है वो बिल्कुल ही मिसलीडिंग है। उनका कोई भी करेक्ट मतलब नहीं निकल पा रहा है। और दूसरी बात ये कि जो भी प्रूफ्स दिए जा रहे हैं वो मिसलीडिंग है, या तो वो सही नहीं है या तो वो इनकम्प्लीट है। ठीक है। और बस मेरा यही कहना है कि अगर आपको कुछ करना ही है बच्चों के लिए तो डिमांड फॉर द राइट थिंग। ठीक है। राइट थिंग क्या हो सकता है कंप्यूटर में, कि जो भी क्वेश्चन, सपोज 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो टफ हैं, या फिर ठीक है, या फिर कंप्यूटर नॉलेज जो होता है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो रिक्वायर्ड एसएससी के लिए, वो उससे उसके सिलेबस के दायरे में नहीं है। तो आप ये डिमांड करो कि क्वेश्चंस को हटा दिए जाएं, और सपोज 15 क्वेश्चन बचे हैं, 5 क्वेश्चन हटाने के बाद तो जो भी 15 क्वेश्चन पे जो 30% है, ठीक है, उतने मार्क्स आने चाहिए जो पासिंग मार्क्स है, और सीपीटी भी उसी के अकॉर्डिंगली कर लिया जाए। तो ये चीज़ें हैं जो राइट डिमांड आप कर सकते हैं। ठीक है। जो लॉजिकल हैं और जो शायद एसएससी सुन भी सकती है। बट अगर आप उन क्वेश्चंस को जबरदस्ती प्रूव करने में लग जाओगे कि, और वो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े वेबसाइट्स, ये प्रूफ वो प्रूफ देके, तो वो बिल्कुल ही मिसलीडिंग है वो सारे प्रूफ्स, और बिल्कुल गलत है। ठीक है। वो और जो ये एम्बिगस क्वेश्चन, रॉन्ग एम्बिगस क्वेश्चन का जो चल रहा है ग्रुप्स में, वो भी उन चीज़ों पे ही बात करेंगे, और उनका करेक्ट ऑप्शंस क्या है सही, और क्यों है सही, और जो भी प्रूफ सामने वाला दे रहा है वो गलत क्यों है। मैं इन चीज़ों के बारे में बात करूंगा। ठीक है। तो पिछली बार जो हुआ 50-60 मार्क्स जो लोगों के ऐसे ही बढ़ गए थ्रू बोनस मार्क्स, ठीक है, तो वो बिल्कुल ही गलत हुआ। वो क्यों हुआ वो भी आप समझिए। 2023 में क्या हुआ था, 2 क्वेश्चंस के करीब कोर्ट केस हुआ। ठीक है। एसएससी का रिजल्ट आया, कोर्ट केस हुआ, फिर वो रिजल्ट में कुछ चेंजेस हुए। ठीक है। एसएससी ने डांट सुना। फिर 2024 में क्या हुआ, जो भी रिस्पॉन्सेज थे, यानी जो भी चैलेंज चैलेंज सिस्टम से किया गया था, उन सारे रिप्रेजेंटेशन को सही मान लिया, इवन एफ की वो क्वेश्चंस भी करेक्ट थे। ठीक है। या तो उन्होंने कोई सोर्सेज भी नहीं फॉलो किया, उन्होंने बोनस मार्क्स दे दिया। ठीक है। तो यही चीज जो है इस बार भी बच्चे फॉलो करना चाह रहे हैं, कि एसएससी को प्रेशर में डाल दें मास रिप्रेजेंटेशन करके। बट ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। सही तरीका में ढूंढना है, वो है फीडबैक। अगर अगर आपको लगता है कंप्यूटर क्वेश्चन टफ है तो आप जाके फीडबैक में करें। ठीक है। या फिर आप ये डिमांड करें थ्रू हैशटैग्स या जो भी, कि जो क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस हैं उन्हें हटा दिया जाए। तो ये जो है वैलिड चीज़ है और डिमांड कर सकता है। आप उसको जबरदस्ती एक्सेप्शंस लगा के आप प्रूव नहीं कर सकते, वो गलत है, इस पे बोनस मार्क्स होना चाहिए। ठीक है। एक एक करके हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्यों वो सारे क्लेम्स मिसलीडिंग है, वो उस पर ही बात करेंगे। और जो एक एक चीज़ें हैं वो बिल्कुल प्रूफ में है, पब्लिक डोमेन में है, गवर्नमेंट वेबसाइट से है, एनपीटीईएल वेबसाइट से है, या फिर आईआईटी बुक्स से हैं। ठीक है। तो ये मेरे प्रूफ्स जो हैं इन्हीं इन्हीं चीज़ों से हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है। ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक मेमोरी कैपेसिटी है 4K इंटू 8 बिट्स की। 4K इंटू 8 का मतलब 8 बिट्स का मतलब क्या होता है, 1 बाइट। ठीक है। ये क्या हो गया, 4 KB की एक मेमोरी है, उसको कितने एड्रेस लाइंस रिक्वायर्ड है एड्रेस बस पे, कि जो है एवरी बाइट को जो है मेमोरी में यूनिकली आइडेंटिफाई कर दिया जा सके। ठीक है। ये है कीवर्ड यूनिकली। ठीक है। पहली बात, जो क्लेम्स किए गए हैं वो इसको इग्नोर करके किए गए हैं। ठीक है। और जो उनका आर्गुमेंट है वो ये है कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है 16 लाइन्स यूज करता है। और जो है जब हम 8085 से पार्शियल डिकोडिंग करेंगे तो वो हो सकता है कि मोर देन 12 लाइन्स भी हो इस क्वेश्चंस का। ठीक है। बट उन्होंने फिर से ये वाला टर्म भूल गए, कि यहाँ पे यूनिकली की बात करी गई थी, जो कि जो भी आपने प्रूफ्स दिए हैं वो गलत हैं, बिकॉज देयर इज द टर्म यूनिकली। ठीक है। और ये पार्शियल लाइन डिकोडिंग जो यूज किया गया है, ये माइक्रो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में किया गया है। और ये पार्शियल लाइन डिकोडिंग क्या है, ये सब के ऊपर बात करेंगे। और किए हुए क्वेश्चन का सही आंसर 12 ही है, 16 नहीं हो सकता है। तो जो हमारे सोर्सेस हैं वो ये है, सेम बुक, रमेश एस गांवकर। ठीक है। आईआईटी की बुक, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस विद द 8085। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है गेट सीएसई में आया था। ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। अ, और और दूसरी बात, यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी 8085 माइक्रो प्रोसेसर नहीं था। बट ये कहाँ से आया, आप समझ सकते हो कहाँ से आया, उन्होंने एआई पे डाला।
एआई पे डाला कि कौन सा एक्सेप्शन हो सकता है इसका। रिजल्ट क्या है, 8085 जो 16 एड्रेस लाइन में पार्शियल लाइन डिकोडिंग करके 16 एड्रेस लाइंस में इसको आइडेंटिफाई कर सकता है। बट बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया गया, ठीक है। पहले तो यूनिकली वाला कंसेप्ट इग्नोर किया गया, ठीक है। तो कहीं भी 8085 प्रोसेसर का जिक्र नहीं था, ये एक्सेप्शन ढूंढा गया है ताकि बच्चों को गुमराह किया जा सके, मिसलीड किया जा सके। ये बुक्स हैं, ठीक है, ये गेट का क्वेश्चन था, ठीक है, इससे रिलेटेड है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और तो हाँ, सबसे पहले जो ये बुक है उसके स्क्रीनशॉट्स हैं, और जो भी यहाँ पे प्रूफ्स डाले जाएंगे वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है, वन बाय वन। पहले ये वीडियो आएगी, फिर वन बाय वन करके वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आपको दिखेगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल काफ़ी ही नया है शायद, मतलब इसी के प्रूफ्स के लिए बनाया है मैंने। और ये चैनल भी, और ये यूट्यूब चैनल भी काफ़ी नया है, तो उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं थी, तो अभी मैंने स्टार्ट किया है। खैर, तो आप ये सारे प्रूफ्स वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। पहले वीडियो आएगी, फिर टेलीग्राम चैनल पे डाले जाएंगे, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ जो काम करता हूँ। मेरी जॉब भी है 9 to 5, 9 to 5 नहीं, हाँ, मेरी जॉब भी है 10 to 6, ठीक है। और मेरे पास बस रात का समय होता है। ये वीडियो हालांकि पहले ही आनी चाहिए थी, बट टाइम की कमी की वजह से ये काफ़ी डिले हो गया। आई मीन, जब ये रिप्रेजेंटेशन हो रहा था उसी टाइम आना चाहिए था, बट ठीक है। हाँ, तो पहली बात, मेमोरी वर्ड साइज क्या होता है, ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस्ड हैं, ठीक है। अगर कोई मेमोरी 1024, अगर मेमोरी 4 KB की है, तो उसमें कितने रजिस्टर्स हो सकते हैं, तो हमें 1024 से मल्टीप्लाई करना होता है तो फाइंड रजिस्टर, ठीक है। 1024 यानी कितना, और हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कितने रजिस्टर्स होंगे, 4096 रजिस्टर्स, ठीक है। और तो फिर यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चन इसी बुक्स के हैं, ठीक है। कैलकुलेट द एड्रेस लाइन रिक्वायर्ड फॉर एन 8 KB मेमोरी चिप। यहाँ पे 1024 को 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा आंसर, 8192 रजिस्टर्स होंगे हमारे पास। इसको जब 2 to the power n पे करेंगे तो 13 एड्रेस लाइन्स आएगा। सिमिलरली जब हमको 4096 को 2 to the power n पे करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 12, ठीक है। तो 12 आंसर होना चाहिए था, बट जो भी किया जा रहा है वो मैंने क्या बताया कि वो एक्सेप्शन उन्होंने ढूंढा है कि क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। खैर, उस पर ही बात करेंगे, वो भी मिसलीडिंग है। तो ये तो यहाँ पे सिंपली इसका आंसर क्या होना चाहिए था, 12 होना चाहिए था, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, ये है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, सेम चीज़ है। ये जो वेबसाइट का नाम है, ये है गेट ओवरफ्लो, ठीक है। ये कम्युनिटी वेबसाइट है, यानी कंप्यूटर साइंस के लोगों के लिए, और फिर स्पेशली सीएससी जो बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। और फिर गेट के एग्जाम्स के लिए जो होता है हमारा, उनको लेके वेबसाइट है, आप वहाँ से देख सकते हो। ये रेफरेंस आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ भी जो आंसर है 4 KB का जो है, ठीक है। यहाँ भी एक आंसर क्या आया है, 2 to the power n, यानी इक्वल टू क्या आया है, 12, ठीक है। अब अगला स्लाइड देखते हैं। और वो जो 16 अड्रेस लाइन का कंसेप्ट क्यों आया है 8085 में, आप वो समझो, ठीक है। ये है 8085 के बारे में इंफॉर्मेशन है। 16 एड्रेस लाइन वो मैक्सिमम कैपेसिटी हो सकता है उसका, 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। और टोटल मेमोरी रजिस्टर जब 16 को हम 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने रजिस्टर्स होंगे, 65536, ठीक है। इसको जब 2 to the power n में करेंगे तो एड्रेस, तो कितने एड्रेस लाइन आएंगे, 16 ही आएंगे, ठीक है। तो इस वजह से पहली बात तो ये आर्गुमेंट है कि 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है वो 16 लाइन्स यूज़ कर सकता है, ठीक है, वो यूज़ कर सकता है, वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। बट उन्होंने एक और आर्गुमेंट रखा कि अगर हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर पे 4 KB मेमोरी एड्रेस का यूज़ करें तो कितने लाइन्स होंगे, ठीक है। तो सिमिलर ही क्वेश्चन है ये वाला, आप देखो। तो यहाँ पे 1 KB मेमोरी की बात की गई थी, कितनी, यानी 1024, तो यानी 2 to the power 10 कितना होता है हमारा, 1024। कितने एड्रेस लाइन्स रिक्वायर्ड होंगे, 10 एड्रेस लाइन्स। तो बच कितने गए, 6 एड्रेस लाइन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच गए। तो उन 6 एड्रेस लाइन्स का क्या होता है वो यहाँ पे लिखा है सबसे हाँ, तो आप ये देखो, तो कितना हो गया हमारा एड्रेस लाइन्स, कितना रिक्वायर्ड होगा, 10 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये जो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये जो लाइन लिखा है वो आप पढ़ो। द मेमोरी चिप हैज 1024 रजिस्टर, देयरफॉर 10 एड्रेस लाइन्स आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द रजिस्टर्स। और हमारे क्वेश्चन में भी यही था कि एड्रेस की कितने एड्रेस लाइन्स रिक्वायर्ड हैं टू आइडेंटिफाई द रजिस्टर्स यूनिकली, की वहाँ बात कही गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। यहाँ पे बस यूनिकली नहीं है, इसका 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 सही आंसर क्या होगा, 10 इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में। सिमिलरली उस क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चन एग्जाम में है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 12, ठीक है। बट और देखो आगे देखो, और जो रिमेनिंग 6 एड्रेस लाइन्स है वो किस लिए यूज करे जाएंगे, माइक्रो प्रोसेसर आर यूज फॉर चिप सेलेक्ट सिग्नल। और जो 6 हमारे रह गए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग,
अब समझो, माइक्रो प्रोसेसर 8085 जो है 16 एड्रेस लाइन यूज़ करता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 जो है एड्रेस लाइन्स रजिस्टर्स को आइडेंटिफाई करने में चला गया। ठीक है, 6 एड्रेस लाइन्स बचे। 6 एड्रेस लाइन्स क्या में हेल्प करेंगे? एड्रेस सेलेक्ट में, सॉरी चिप सेलेक्ट में, चिप सेलेक्ट सिग्नल में। तो क्या चिप सेलेक्ट सिग्नल की बात हुई थी वहां पे कि 16 आंसर होगा? ठीक है, सिमिलरली अगर हम इस क्वेश्चन में सेम लॉजिक लगाएं, अगर 8085 पे इसको माइक्रो प्रोसेसर पे इसको करें तो क्या होगा? 4K कैपेसिटी है, 4 KB। तो हमारे पास कितना रजिस्टर्स आएंगे और कितने एड्रेस लाइन्स हो गए टोटल? 12 एड्रेस लाइन्स। 8085 में कितने होते हैं? 16। बच कितने गए? 4। 12 रजिस्टर्स जो हमारे क्या में हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में, 4 जो है चिप सेलेक्ट सिग्नल्स में। तो क्या यहाँ पे चिप सेलेक्ट सिग्नल की बात हुई है? नहीं हुई है। आंसर क्या होगा? 12 लाइन्स। और दूसरा आर्गुमेंट, उन्होंने रखा है पार्शियल डिकोडिंग का। ठीक है, कि पार्शियल डिकोडिंग में क्या होता है कि 16 का 16 एड्रेस लाइन हम यूज कर सकते हैं अगर मेमोरी कैपेसिटी कम भी हो तब भी। ठीक है, तो उन्होंने जो बात किया है पार्शियल डिकोडिंग किया है कि अगर अगर हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रो प्रोसेसर में अगर कम मेमोरी कैपेसिटी का भी यूज करें तो सारे एड्रेस लाइन्स का यूज होता है। ये उनका आर्गुमेंट था। बट यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो, ऑल 8 address lines are decoded to generate one unique output pulse. The device will be selected only with the address 0 1। This is called absolute decoding। ठीक है, absolute decoding में क्या होता है कि जो भी आउटपुट होता है वो क्या होता है? यूनिक होता है, जो हमारे क्वेश्चन में था। and is a good design practice. However, to minimize the cost, the output port can be selected by decoding some of the address lines as shown in figure 5.5. This is called partial decoding। partial decoding की बात करी गई उनके आर्गुमेंट में। ये वाला लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। एज अ रिजल्ट द डिवाइस हैज मल्टीपल एड्रेसेस सिमिलर टू फोल्ड बैक मेमोरी एड्रेस। तो जब यहाँ पे लिखा है मल्टीपल एड्रेस तो हम पार्शियल डिकोडिंग में क्यों जाएंगे? सिंपल सी बात है, जब क्वेश्चन में दे रखा है कि मेमोरी रजिस्टर्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो हम मल्टीपल एड्रेसेस पर उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सिंपल सी बात। तो ये जो है बिल्कुल जो उनका पार्शियल डिकोडिंग का कंसेप्ट है, जो उन्होंने आर्गुमेंट किए हैं वो बिल्कुल मिसलीड करने के लिए दिए गए हैं। और जो बड़े बड़े टर्म्स का यूज किया गया है, IIT IIM ये वो IISc बेंगलुरु, ठीक है, ये बस बहकाने के अलावा कुछ भी नहीं किया गया। आप नेक्स्ट लाइन यहाँ भी देख सकते हो, द एड्रेस बस कैन बी डिकोडेड बाय यूजिंग इधर द एब्सोल्यूट और द लीनियर। लीनियर का मतलब होता है पार्शियल। ठीक है, आप सर्च कर सकते हो ये चीज। लीनियर का मतलब होता है पार्शियल डिकोडिंग, डिकोडिंग टेक्निक। दिस लीनियर सेलेक्ट डिकोडिंग रिड्यूसेस द कंपोनेंट कॉस्ट बट द IO डिवाइस एंड्स अप विद मल्टीपल एड्रेसेस। यहाँ भी लिखा है मल्टीपल एड्रेसेस। ठीक है, बट हमारे क्वेश्चन में बात की गई थी यूनिक एड्रेस की। तो जो उनका आर्गुमेंट है 16 लाइन वाला कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 16 लाइन यूज कर सकता है, वो गलत है। ठीक है, जो प्रूफ्स उन्होंने डाले हैं शायद बच्चों ने पढ़े भी नहीं है दोबारा, बस क्योंकि उन्हें एक होप दिखता है कि वो कंप्यूटर में पास हो जाएं। ठीक है, और खैर अगर कोई डिमांड रखना भी है तो हमें ये रखना है कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस रिमूव कर दिए जाएं। ठीक है, और ये प्रूव करने में ना रहें कि ये क्वेश्चन गलत है वो क्वेश्चन गलत है, विदाउट और वो भी मिसलीडिंग प्रूफ्स के साथ, एक्सेप्शंस का यूज करके। ठीक है, और ये तो था गेट CSE का क्वेश्चन था, ये गेट ओवरफ्लो का सोल्यूशन है। ठीक है, इसमें भी वही है, 4 KB की मेमोरी थी, 12 बिट्स जो है रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सेम ही है, आप समझ गए हो। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लेना वीडियो, फिर से रिवाइंड करके समझ ना आया हो तो इसका। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे डला होगा, यही है। एक और रेफरेंस है, मेमोरी इंटरलीविंग जिसको बोलते हैं। ये जो भी फुल और पार्शियल डिकोडिंग है वो जो है इस चैप्टर में एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, इसका भी लिंक जो टेलीग्राम चैनल पे होगा। इंस्ट्रक्टर कौन है? दीपक पूनिया, उन्होंने समझाया है, IISc बेंगलुरु। ठीक है, देख लो भाई, यहाँ भी बेंगलुरु लिखा है, IISc बड़े बड़े शब्दों में। ठीक है, बहुत ही वास्ट टर्म है ये IISc, जिससे आप लोग मिसलीड हुए हो। ठीक है, तो वही वाला टर्म है ये। तो आई होप अब मेरे कमेंट सेक्शन में ये आए कि मैंने भी इसको सही साबित कर दिया है IIT और IISc के रिसर्च पेपर्स से या बुक्स से। ठीक है, आई होप मेरे कमेंट सेक्शन में भी यही रहे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन ये है कि कॉपी ऑन राइट जो है स्नैपशॉट, कॉपी ऑन राइट स्नैपशॉट जो है क्यों डिफरेंट है ट्रेस ऑन बैकअप से? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है और ये बिल्कुल भी वैलिड बात है, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जो आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं वो क्या है सामने वाले की तरफ से, कि COW जो है यानी कॉपी ऑन राइट स्नैपशॉट जो है वो कभी कभी ऑफलाइन भी रह सकता है। ठीक है, ये आर्गुमेंट है। दूसरा आर्गुमेंट ये है कि ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, इट ओनली स्टोर्स पॉइंटर्स टू डेटा ब्लॉक्स अंटिल दोज ब्लॉक्स आर मॉडिफाइड। ये जो पॉइंटर जो प्रॉपर्टी है वो सीधा रीडायरेक्ट ऑन वायर का है, सॉरी, ये जो प्रॉपर्टी है वो रीडायरेक्ट ऑन राइट का है। बट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है? कॉपी ऑन राइट के बारे में पूछा गया है।
तो सामने वाला का आर्गुमेंट ये है कि इसलिए जो क्वेश्चन जो है वैग है, एम्बिगस क्वेश्चन बोल रहे हैं, ठीक है, तो वैसा है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसकी रियलिटी। मतलब एक एक क्वेश्चंस के जो एक्सेप्शंस ढूंढ के लाए गए हैं बच्चों को मिसलीड करने के लिए, मतलब क्या ही बोलूं। ठीक है, देखो प्रूफ क्या है। ये सिंपली ब्लॉक की वेबसाइट है, ठीक है, एक बार जाके आप चेक कर सकते हो, टेक रिलेटेड इन्फो रहता है इस पे। ठीक है, यहाँ पे आर्गुमेंट क्या दिया गया कि कॉपी ऑन राइट इज अ डेटा मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी दैट डिलेज कॉपिंग डेटा, ठीक है, अंटिल इट इज मॉडिफाइड। ठीक है, अगर कोई डेटा मॉडिफाई हो रहा है तो उसको डिले कर देता है। इंस्टेड ऑफ डुप्लीकेटिंग डेटा इमीडिएटली, द सिस्टम शेयर्स अ रेफरेंस एंड ओनली क्रिएट्स अ न्यू कॉपी। रेफरेंस का मतलब क्या हुआ, पॉइंटर्स, ठीक है, पॉइंटर्स only creates a new copy upon a write operation. COW enable features like instant snapshots and efficient cloning. ठीक है, बात किसी करी गई है कोई ऑप्शन में भी, पॉइंटर्स की। और उन्होंने आर्गुमेंट क्या रखा है कि पॉइंटर्स इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉपी ऑन राइट, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रीडायरेक्ट ऑन राइट। ठीक है, चलो अब दूसरा देखते हैं। ये है हुआवी का वेबसाइट, ठीक है, आप जानते ही होंगे। ठीक है, इन सबका लिंक जो दिया हुआ है, वन टू एक एक करके चेक करेंगे। When COW creates snapshot, there is no physical data copying, कि कोई भी physical data copying नहीं होती है। ओनली द फिजिकल लोकेशन मेटा डेटा, यहाँ पे साफ लिखा है मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा ऑफ डेटा। जैसे सपोज हमारा एक फाइल है, तो उस फाइल के इंफॉर्मेशन क्या है, जैसे कब क्रिएट करी गई, ठीक है, वो कहाँ से, उसकी लोकेशन क्या है, टाइम क्या है, तो ये सब को क्या बोलते हैं, मेटा डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे भी साफ लिखा है कि कॉपी ऑन राइट का जो लोकेशन मेटा डेटा है ऑफ द सोर्स डेटा ब्लॉक वेयर द ओरिजिनल डेटा रिसाइड्स इज कॉपीड। ठीक है, तो यहाँ पे साफ लिखा है कि देर इज नो फिजिकल डेटा कॉपिंग एक्शन, ओनली द फिजिकल लोकेशन मेटा डेटा पॉइंटर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो कि आर्ग्यू किया जा रहा है कि पॉइंटर इन्फॉर्मेशन इज अ फीचर ऑफ रीडायरेक्ट ऑन राइट। ठीक है, तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं हुआवी की वेबसाइट है। ठीक है, हुआवी एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, और ये वेबसाइट है itglobal.com। व्हेन अ स्नैपशॉट इज क्रिएटेड, द करंट स्टेट ऑफ द मेटा डेटा इज रिकॉर्डेड। देखो एक्चुअली बात क्या है, जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ थोड़ा सा। जो स्नैपशॉट्स होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है, एक तो COW हो गया, एक हो गया रीडायरेक्ट ऑन राइट, एक हो गया कॉपी ऑन राइट। ठीक है, तो दोनों ही स्नैपशॉट जो है वो पॉइंटर इन्फॉर्मेशन यानी मेटा डेटा का यूज़ करता है। ठीक है, स्पेसिफिकली मैं पॉइंटर इन्फॉर्मेशन बोल रहा हूँ। पॉइंटर इन्फॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि हमारा डेटा जो है ओरिजिनल या फिर जो भी चेंज्ड वाला डेटा है, जो न्यू डेटा है, वो कहाँ स्टोर्ड है, उसको बोलते हैं पॉइंटर डेटा। ठीक है, तो COW और ROW दोनों ही जो है ये स्नैपशॉट की वैराइटीज़ हैं, और स्नैपशॉट का डेफिनेशन ही यही है कि वो पॉइंटर इन्फॉर्मेशन, लोकेशन, मेटा डेटा, इन सब चीज़ों पर वर्क करता है। और ये यहाँ पे लिखा भी है, व्हेन अ स्नैपशॉट इज क्रिएटेड द करंट स्टेट ऑफ द मेटा डेटा इज रिकॉर्डेड। ठीक है, यहाँ पे मेटा डेटा की बात हुई है, वेयर द डेटा ब्लॉक्स आर लोकेटेड। ठीक है, पॉइंटर इन्फॉर्मेशन यानी द लोकेशन ऑफ डेटा ब्लॉक्स। ठीक है, ये हुआ। और दूसरा जो है IBM की वेबसाइट है। ठीक है, IBM इज ऑल्सो अ ट्रस्टेड वन। ठीक है, आपको पता होगा, बहुतों को पता होगा। यहाँ पे रीडायरेक्ट ऑन राइट का फीचर लिखा गया। ठीक है, तो रीडायरेक्ट ऑन राइट भी स्नैपशॉट का यूज़ करता है, और ऑफ कोर्स यूज़ करेगा क्योंकि रीडायरेक्ट ऑन राइट इज़ अ टाइप ऑफ स्नैपशॉट। ठीक है, ये भी मैं कहना चाह रहा था कि ये भी जो है पॉइंटर इन्फॉर्मेशन का यूज़ करता है। बट सिर्फ ये कहना कि रीडायरेक्ट ऑन राइट ही यूज़ करता है, ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, एक्चुअली रीडायरेक्ट ऑन राइट और कॉपी ऑन राइट में डिफरेंस है, वो पॉइंटर इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस नहीं है, वो है कि ओरिजिनल डेटा कहाँ कॉपी होता है। ठीक है, आगे और क्लियर होगा। ये जो है नेक्स्ट प्रूफ है हमारा इसी क्वेश्चन का, NPTEL। ठीक है, जो आप लोग बहुत सुन रखे होंगे, IISc बेंगलोर यहाँ भी है। ठीक है, बड़े बड़े टर्म्स मैंने भी डाल रखे हैं। डॉक्टर के गोपीनाथ, ये लेक्चर कोड है। ठीक है, लेक्चर का नेम है स्टोरेज सिस्टम, टॉपिक है स्टोरेज फाइल सिस्टम डिज़ाइन, सब टॉपिक है ZFS। और वीडियो को आप 35 पे देखेंगे तो आपको ये वाला स्लाइड मिलेगा, ठीक है, ZFS के बारे में। तो ZFS जो है वो कॉपी ऑन राइट मैकेनिज्म का यूज़ करता है, यहाँ पे लिखा होगा कहीं। ठीक है, कॉपी ऑन राइट यहाँ पर जिक्र है, ट्रांजैक्शनल ऑब्जेक्ट मॉडल। ये कॉपी ऑन राइट ट्रांजैक्शनल ऑब्जेक्ट कॉपी ऑन राइट ट्रांजैक्शनल ऑब्जेक्ट मॉडल का डेफिनेशन क्या है। पहला, ब्लॉक्स कंटेनिंग एक्टिव डेटा नेवर ओवर रिटेन इन न्यू प्लेस। और ये इंस्टेड अ न्यू ब्लॉक इज एलोकेटेड प्लस रिटर्न। ठीक है,
then any metadata blocks referencing it are similarly read, relocated and written. यहाँ भी क्या है, metadata blocks referencing की बात की हुई है, ठीक है। इसका मतलब मैंने आपको बताया, इसका मतलब क्या होता है, पॉइंटर इन्फॉर्मेशन यानी वेयर माई डेटा इज स्टोर्ड। और ये किसकी बात हो रही है, कॉपी ऑन राइट की। और ये क्या है, कौन सी वेबसाइट है, ये NPTEL डॉक्टर के गोपीनाथ स्टोरेज सिस्टम IISc बेंगलुरु, ठीक है। तो पॉइंटर इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉपी ऑन राइट भी यूज करती है। ओनली डिफरेंस इज हाउ दे हैंडल द ओरिजिनल डेटा, ठीक है। दूसरा चीज वो बच्चों को क्या से कंफ्यूज कर रहे हैं, वो ऑफलाइन को कंफ्यूज कर रहे हैं किससे, इस टर्म से, QUIESCE क्विज, ठीक है। ये बना है क्वाइट से, इसका मतलब होता है शांत रहना। दिस डज नॉट मीन ऑफलाइन, ठीक है। ऑफलाइन और क्विज में बहुत ही डिफरेंस है। यहाँ पे ये है ये वेबसाइट है बैकअप एजुकेशन, ठीक है, स्पॉन्सर्ड बाय बैकअप चेन, ठीक है। ये एडू वेबसाइट है जो SSC मानती है, एडू ORG और GOV, ठीक है। यहाँ पे लिखा है क्विजिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ स्टेबल इन्वायरमेंट फॉर योर डेटा ड्यूरिंग बैकअप प्रोसेस। इमेजिन इट इज Imagine it as putting a server into a brief state of rest so that everything operates smoothly while you grab a snapshot of what's going on. इसका मतलब होता है कि डेटा इज पुट एट ब्रीफ स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि यू आर ऑफलाइन, सर्वर्स आर एक्टिव, डेटा जस्ट servers are active and the data that is to be copied or to be backed up is in a brief state of rest, ठीक है। दिस डज नॉट मीन आवर सर्वर्स आर ऑफलाइन, ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। ये एक और है, द प्रोसेस यूजुअली इन्वॉल्व्स पॉजिंग एप्लीकेशन और ट्रांजैक्शन दैट माइट चेंज डेटा, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ब्रीफ पॉज लेना, ठीक है, जिससे जो हमारा डेटा जिस टाइम वो कॉपी किया जा रहा है वो उसी टाइम के रेफरेंस में कॉपी हो, ठीक है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद ऑफलाइन एंड बोथ द टर्म्स आर इंटायरली डिफरेंट। ये है हमारा दूसरा ऑफ ओरेकल। ओरेकल बहुत ही बड़ी कंपनी है, उसके वेबसाइट से ये मैंने लिया है, ठीक है। एंड ऑफलाइन बैकअप मीन्स, ऑफलाइन यहाँ पे टर्म है, ये जो टर्म है वो है ऑफलाइन बैकअप मीन्स दैट यू मस्ट शट डाउन द इन्वायरमेंट बिफोर बैकिंग अप द फाइल्स। क्या हमारा इन्वायरमेंट शट डाउन होता है स्नैपशॉट्स में? बिल्कुल भी नहीं होता है। स्नैपशॉट्स अगर स्नैपशॉट जैसे शुरू शुरू में मैंने बताया कि सपोज दो टाइम दिया हुआ है हमें, 7 बजे और 8 बजे, ठीक है। स्नैपशॉट का मतलब ये हुआ कि हमारा डेटा जो है 7 बजे कैसा दिख रहा था उसको बोलते हैं स्नैपशॉट्स। तो जब हमें डेटा दिखेगा नहीं 7 बजे कैसा है, तो हाउ विल वी टेक स्नैपशॉट्स, ठीक है। स्नैपशॉट बनाया ही इसलिए गया था ताकि हमारा डेटा जो है तुरंत बैकअप हो सके, ठीक है, इंस्टेंटली, इंस्टेंट बैकअप। यहाँ पर किसी में लिखा हुआ था इंस्टेंट बैकअप, ठीक है। हाँ, ये जो लिखा है स्नैपशॉट क्रिएशन इज वेरी फास्ट एंड कैन बी कंप्लीटेड इंस्टेंटली। तो स्नैपशॉट बनाया ही इसलिए गया था ताकि जो हमारा बैकअप जो है वो इंस्टेंटली हो सके। वेरएज़ ऑफलाइन का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट को पूरी तरह से शट डाउन कर देना, ठीक है। ये रेफरेंस जो है मैंने वहीं से लिया है। हम कैसे आपको मिसलीड किया गया वो आप खुद देखिए। यहाँ पे बोला गया ये 3D स्टैक आर्किटेक्चर फॉर सिक्योर मेमोरी एक्विजिशन, रटगर्स यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस एंड टेक्निकल रिपोर्ट, ठीक है। इसमें उन्होंने आर्गूमेंट ये दिया है कि hypervisor can pause the target VM virtual machine, thereby preventing the target from modifying the virtual machine CPU. यहाँ पे देखा उन्होंने स्नैपशॉट, यहाँ पे देखा उन्होंने पॉज, और ये बोल दिया कि सिस्टम हैज़ टू बी ऑफलाइन ड्यूरिंग स्नैपशॉट, ठीक है। बट ये बिल्कुल ही गलत है। पॉज एंड ऑफलाइन आर टू डिफरेंट टर्म्स, मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया। जो ओरेकल वेबसाइट हो, ओरेकल इज अ रेप्यूटेड टेक कंपनी, ठीक है। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन सिंपल था, ठीक है, ये बिल्कुल ही सिलेबस से था। Which of the following is a secure method for encrypting emails to protect the content from unauthorized access? ठीक है, बहुतों ने ये पढ़ा होगा कि ईमेल कंटेंट को जो है /MIME प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। SSL डेटा इन ट्रांजिट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। IMAP भी सिलेबस का पार्ट है, SMTP भी सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। ईमेल सिक्योरिटी इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। क्वेश्चन बिल्कुल सिलेबस से था, इन्होंने उस पर क्या किया, एक्सेप्शंस ढूंढे। एक्सेप्शंस का ढूंढा TLS, कि TLS जो है डेटा इन ट्रांजिट को जो है प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो इस पे बात करते हैं, ये ऑप्शन 4 क्यों गलत है, ठीक है। अगर हम इनके अगर हम इनके एक्सेप्शंस को भी कंसिडर करें तब भी जो है ये SSL माइट नॉट बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
ये है गूगल सपोर्ट FAQ। आई होप आपको गूगल पता हो। यहाँ पे दिया हुआ है, व्हेन एन ईमेल इज एन्क्रिप्टेड इन ट्रांजिट दैट मीन्स इट इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट बीइंग read by someone with access to the network through which the email is traveling. Okay, on its way from the to the sender to destination, you can think it as a temporary envelope of security. यहाँ पे term है temporary envelope of security that is wrapped around your email to keep it private while it is being transmitted to its intended recipient. Transport layer security is a standard means of performing encryption in transit for email. What TLS does not do is encrypt data at rest. जब ठीक है, मतलब तो मान लिया मैंने एक्सेप्शंस मान लिया कि SSL डेटा इन ट्रांजिट का प्रोटेक्ट करता है, जबकि उसमें लिखा हुआ नहीं है कि वो डेटा इन ट्रांजिट की बात कर रहा है, वो एक सिंपल ईमेल सिक्योरिटी की बात कर रहा है और ईमेल कंटेंट की बात कर रहा है। ठीक है, बट हम उनके दिए हुए एक्सेप्शंस को मान लेते हैं, SSL के बारे में ही बात करते हैं। क्यों SSL नहीं होगा वो भी। SSL करता क्या, जब वाइल डेटा इज मूविंग, डेटा इन ट्रांजिट का मतलब ये हुआ कि डेटा डाटा इज मूविंग कॉन्स्टेंटली। ठीक है, जैसे आप कुछ ब्राउजिंग कर रहे हो तो आपके इनपुट्स ये सब जो है वो क्या है, डेटा इन ट्रांजिट की डेटा कंटिन्यूसली जो है आपकी तरफ से उधर जा रहा है, तब आपको वो दिख रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, तो सिंपल टर्म्स में इसमें गलतियाँ मत निकालने लगना कि ठीक है मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, ये मैंने रिसर्च करा है। ठीक है, जब मैंने जब वो सारे प्रूफ्स देखे, ठीक है, एक एक जब लिंक खोला तो ऐसा लगा नहीं कि कुछ भी गलत है। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए। और ठीक है, तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो ऐसे कमेंट सेक्शन में ये मत बोल देना कि तुमने ये गलत बताया तो मैंने वो गलत बताया। मैं सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि एज अ नॉर्मल स्टूडेंट जो अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, तो दो टर्म्स होते हैं, डेटा इन ट्रांजिट एंड डेटा एट रेस्ट। ठीक है, मैंने बात करी ईमेल सिक्योरिटी की, बट यहाँ पे ये लोग लेके आ गए डेटा। ठीक है, और SSL। तो यहाँ पे लिखा है कि SSL जो है टेम्पररी एनवेलप सिक्योरिटी है वाइल डेटा इज मूविंग। ठीक है, जबकि TLS डज नॉट डू इज इनक्रिप्ट डेटा एट रेस्ट। जब उसने ईमेल सिक्योरिटी की बात करी है, ठीक है, जब उसने ईमेल सिक्योरिटी की बात करी है तो वो चाहे डेटा इन ट्रांजिट हो, ठीक है, या डेटा इन रेस्ट हो, ठीक है, उसकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, यानी इन दोनों को जो प्रोटेक्ट करे, तो SSL तो डेटा इन ट्रांजिट को प्रोटेक्ट करता है ना, डेटा एट रेस्ट को तो प्रोटेक्ट नहीं करता। तो एज अ होल तो हम SSL बिल्कुल भी नहीं मार कर सकते हैं, क्योंकि ये डज नॉट ऑलवेज प्रोटेक्ट डेटा। ठीक है, ये जो वाइल द डेटा इज मूविंग इट प्रोटेक्ट्स इट। ठीक है, और पहली बात तो ये कि वो मैसेज कंटेंट को तो प्रोटेक्ट बिल्कुल भी नहीं करता है। एक पाइप एंड पैकेज का वो होता है। ठीक है, कि SSL को जो है पाइप बोलते हैं, और डेटा पैकेज को जो प्रोटेक्ट करता है वो होता है S/MIME। ठीक है, तो ठीक है, मैंने इनके सारे एक्सेप्शंस भी मान लिए, तब भी जो है SSL करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ईमेल सिक्योरिटी की बात करें तो चाहे वो डेटा ट्रांजिट में हो या फिर डेटा एट रेस्ट हो, तो अ, उन दोनों को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ क्या डेटा इन ट्रांजिट को प्रोटेक्ट करेगा। सिंपल सी बात इतनी है। डेटा इन ट्रांजिट का मतलब ये हुआ कि सपोज मैं ईमेल टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये डेटा इन ट्रांजिट हुआ, जैसे डेटा मूव कर रहा है, मैं जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो सर्वर ये सब पे हो रहा है। ठीक है, उसको डेटा इन ट्रांजिट बोलेंगे। और फिर यहाँ से जब ये मैंने सेंड कर दिया, तो यहाँ से यहाँ जाने में कौन सा सिक्योरिटी यूज़ होगा, SSL होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने तक तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देगा, बट जैसे ही वो रेसिपिएंट के ईमेल आईडी में जाएगा, ठीक है, उसके बाद वो जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो हाउ कैन वी से दैट SSL प्रोटेक्ट डेटा, बिकॉज इट डज नॉट ऑलवेज प्रोटेक्ट डेटा। ठीक है, वो जब डेटा मूव कर रहा होता है तब वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसलिए SSL कभी नहीं हो सकता। बात हुई है ईमेल सिक्योरिटी की। ठीक है, इवन आफ्टर जब मैं एक्सेप्शंस कंसिडर करूँ तब भी वो चीज़ सही नहीं हो सकता है। यहाँ पे बात हुई है ईमेल सिक्योरिटी की। ठीक है, तो हम चलिए डेटा इन ट्रांजिट जो सारे टर्म्स हटा देते हैं। क्या SSL हमारा डेटा को हमेशा ही प्रोटेक्ट करता है? नहीं, जब वो डेटा मूव कर रहा हो तभी प्रोटेक्ट करता है। दैट्स वाई SSL कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। और दूसरी बात ये प्रोटेक्ट, और ये दूसरा जो प्रूफ है वो ये है कि ये ईमेल कंटेंट को कभी भी प्रोटेक्ट नहीं करता है। और ये जो स्टैक ओवरफ्लो का वेबसाइट है, बहुतों को पता होगा या फिर नहीं भी पता होगा, आप चेक कर सकते हो। ये जो है क्वेश्चन आंसर वेबसाइट है प्रोग्रामर्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि TLS इज एन एन्क्रिप्शन टेक्निक दैट अलाउइंग टू एसएम पढ़ लेना। आंसर क्या है? TLS encrypts द कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ डेटा। ठीक है, इससे ये वाला जो मैंने बताया। ठीक है, S/MIME encrypts द मैसेज। यहाँ पे बात हुई है मैसेज की। मैसेज मतलब मैसेज कंटेंट। ठीक है, मैंने उन्होंने इग्नोर क्या किया, एक तो मैसेज कंटेंट इग्नोर किया है। ठीक है, मैसेज कंटेंट इग्नोर किया है। दूसरा
ईमेल टर्म को इग्नोर किया है। ईमेल मतलब एज अ होल डेटा, चाहे वो ट्रांजिट में हो, चाहे वो रेस्ट में हो, ठीक है। तो दो चीज़ें इग्नोर करने के बावजूद भी जो है आंसर एसएसएल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने दोनों चीज़ इग्नोर किया है। और सपोज उनके हम इन टर्म्स को भी मान लें, फिर भी एसएसएल वुड नॉट बी द करेक्ट आंसर फॉर श्योर, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिकेशन, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि टीएलएस इंक्रीज द कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जो कम्युनिकेशन हो रहा है हमारा इस प्रोसेस में, तो वो कम्युनिकेशन को सिक्योर करता है, जिसको आप एक पाइप के टर्म में बोल सकते हो कि आपने सुना होगा, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि पाइप बोलते हैं एसएसएल को, और पैकेज बोलते हैं। पैकेज मतलब सपोज ये मान लेते हैं कि ये दिस डेटा इज टू बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। पाइप है ये, और ये डॉट जो है हमारा वो क्या है, डेटा है। तो पाइप एंड द पैकेज का मतलब हुआ, पाइप जो है यानी जो हमारा डेटा है उसके ऊपर एक लेयर प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं एसएसएल, जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए मेनली यूज होता है, ठीक है। और वो डेटा कंटेंट को प्रोटेक्ट नहीं करता है, वो उस ट्रांसपोर्ट के सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करता है। जैसे आप यहाँ से सपोज ये डेटा है हमारा, ये आप मैसेज कंटेंट है, ये आप इधर भेज रहे हो, तो इस ये इस मूवमेंट के यानी ये डेटा जो है पहले तो ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, ठीक है। पहली बात तो ये डेटा जो है इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। इनक्रिप्टेड कौन करता है, /MIME। डेटा इनक्रिप्ट कौन करता है, /MIME। बट ओवर दैट इनक्रिप्शन, ये जो है पाइप का काम करता है, यानी एक एनवेलप का काम करता है कौन, TSL। ओनली वाइल इट इज कम्युनिकेटिंग, या फिर वाइल इट इज इन ट्रांजिट, वाइल इट इज इन मूविंग, ये क्या करता है, TLS करता है। तो TLS डज नॉट प्रोटेक्ट द मैसेज कंटेंट, इट प्रोटेक्ट्स द कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। ये देखो, ये है माइक्रोसॉफ्ट लर्न की वेबसाइट, आई होप आपको माइक्रोसॉफ्ट पता हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है /MIME for message signing and encryption in exchange online, ठीक है। यहाँ पे साफ लिखा है कि /MIME secure, जो इसका फुल फॉर्म है, इज अ वाइडली एक्सेप्टेड प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग डिजिटली साइंड एंड encrypted मैसेजेस। यहाँ पे बात की हुई है मैसेजेस की, ठीक है। ये वेबसाइट किसकी है, माइक्रोसॉफ्ट की। इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट द कंटेंट ऑफ ईमेल मैसेज, यहाँ साफ साफ लिखा है कि इंक्रिप्शन वाला जो पार्ट है वो /MIME करता है, और ये ईमेल कंटेंट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और ये भी माइक्रोसॉफ्ट का साइट का है, ये TLS वाला। TLS रिप्लेसेस SSL, encrypts द टनल, ठीक है। टनल की बात हुई यहाँ पे, टनल डज नॉट मीन दैट डेटा, in order to help prevent spoofing and image dropping, encrypts the connection, ये जो है कनेक्शन को encrypt करता है, ना कि मैसेज कंटेंट को, ठीक है। और ये भी जो है माइक्रोसॉफ्ट लर्न के वेबसाइट का ही है। मैसेज encryption provides a solution to information disclosure, SMTP based internet email does not secure messages, यानी SMTP जो है मैसेज सिक्योर नहीं करता है। और ये जो प्रॉब्लम्स है, यानी कि कौन सा प्रॉब्लम्स, email message can be read by anyone who sees it as it travel or views it where it is stored. These problems are addressed by /MIME using encryption, यानी /MIME क्या करता है, ये जो है मैसेजेस को सिक्योर नहीं कर पाता है, कौन, SMTP जो है मैसेजेस को सिक्योर नहीं कर पाता है। इन चीज़ों को एड्रेस कौन करता है, /MIME। और ये वेबसाइट है माइक्रोसॉफ्ट लर्न वेबसाइट, ठीक है। कोई आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं है इस वेबसाइट को। और कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है, मैसेज इंक्रिप्शन सर्व्स टू प्रोटेक्ट द कंटेंट्स ऑफ एन ईमेल मैसेज, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मैसेज इंक्रिप्शन प्रोवाइड्स टू स्पेसिफिक सिक्योरिटी सर्विसेज, यानी /MIME जो है ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी, कि ये जो है कंटेंट ऑफ ईमेल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सिंपल सिंपल सी बात इतनी है, ठीक है। इंक्रिप्शन प्रोवाइड्स कॉन्फिडेंस वाइल द मैसेज इन ट्रांजिट एंड इन स्टोरेज, यहाँ पे साफ लिखा है कि हाँ। और दूसरा टर्म जो आप आर्ग्यू कर सकते हैं वो ये है कि अगर SSL जो है डेटा इन ट्रांजिट को प्रोटेक्ट करता है, तो क्या सिर्फ /MIME जो है डेटा एड्रेस को प्रोटेक्ट करता है, तो बिल्कुल नहीं। वो चीज़ यहाँ लिखा है, इंक्रिप्शन प्रोवाइड्स कॉन्फिडेंशियलिटी वाइल द मैसेज इज इन ट्रांजिट, या तो वो ट्रांजिट में हो या फिर वो स्टोरेज में हो, यानी रेस्ट में हो, ठीक है। तो इट डज नॉट मीन कि सिर्फ /MIME जो है डेटा एड्रेस को प्रोटेक्ट करता है, ये ट्रांजिट को ही प्रोटेक्ट करता है, प्लस डेटा एड्रेस या डेटा दैट इज स्टोर्ड उसको भी प्रोटेक्ट करता है। तो दैट इज वाई जो भी सिनेरियो उसने कंसीडर करे हैं, जो भी एक्सेप्शन, जो भी लॉजिक, जो भी आर्गुमेंट दिए हैं, एक एक चीज मैंने बता दिया क्यों सही नहीं होगा। और ये एग्जाम्पल ये है, NIST है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, US डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ठीक है।
ये साइबर सिक्योरिटी है, ये सब इश्यूज पे डील करता है, ठीक है। आप वो देख सकते हो ये वेबसाइट। ईमेल कंटेंट सिक्योरिटी, यहाँ भी साफ साफ लिखा है, end users and their institutions have an interest in reading the contents of their messages completely secure against unauthorized, they can take direct control over message content। मैसेज कंटेंट की बात हुई है, यूजिंग स्लैश एम आई एम ई, ठीक है। मैसेज कंटेंट स्लैश एम आई एम ई, यही क्वेश्चन में था, यही आंसर है, ठीक है। तो सेम चीज़ है, मैसेज कंटेंट को प्रोटेक्ट करता है स्लैश एम आई, नो डाउट। मैंने इतने सारे आपको वेबसाइट दिखाए हैं जो कि या तो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, या तो ओ आर जी वेबसाइट्स हैं, या फिर वैसे ही लीडिंग कंपनीज की वेबसाइट है, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ठीक है। एक और ये है, ये जो है डॉट एडू वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया, पेन आर्ट्स एंड साइंसेज की वेबसाइट है, इंक्रिप्शन इन ट्रांजिट। When data is encrypted in transit, it is protected from snoopers while it traverses the internet. Such as an example includes SSH from a command line or using TLS with a web browser to access a secure resource recognized, ठीक है। यानी encryption transit में encrypt कौन करता है, TLS, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यही था, ठीक है। इतने आई होप इतने प्रूफ्स काफ़ी हैं। तो मैंने क्या क्या बताया, एक तो उन्होंने पहले टर्म को इग्नोर किया, क्या वो था, मैसेज कंटेंट, मैसेज कंटेंट को इग्नोर किया। फिर दूसरा, उन्होंने एक्सेप्शन निकाला, जैसे क्या, डेटा इन ट्रांजिट वाला, ठीक है, कि दैट बिकॉज नो डेटा इज स्पेसिफाइड, तो इसलिए ट्रांजिट में तो वो करता ही है, ठीक है। और तो मैंने इसका आर्गुमेंट दिया कि मैसेज कंटेंट को क्या कौन प्रोटेक्ट करता है, स्लैश एम आई एम ई, और ठीक है, और इंक्रिप्शन भी मैसेजेस का कौन करता है, स्लैश एम आई एम ई, ठीक है। डेटा इन ट्रांजिट का फिर मैंने बताया कि डेटा इन ट्रांजिट हो या फिर डेटा एट रेस्ट हो, डेटा एट स्टोरेज हो, ये हर टाइम उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, स्लैश एम आई एम ई। यानी जब भी मैसेज कंटेंट है उसको हमेशा प्रोटेक्ट कौन करता है, स्लैश एम आई। लेकिन जब वही डेटा का ट्रांसफर होता है तो उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, एस एस एल। और वो भी उसको प्रोटेक्ट नहीं करता, मैसेज कंटेंट को प्रोटेक्ट नहीं करता, किसको प्रोटेक्ट करता है, कम्युनिकेशन चैनल्स को, ठीक है। आई मीन वो मीडियम को प्रोटेक्ट करता है, थ्रू विच डेटा इज बिंग सेंट एंड रिसीव्ड, उसको प्रोटेक्ट करता है बस, एस एस एल, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया हो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, मतलब इसमें भी एक्सेप्शंस ही ढूंढने का कि क्या जो है इसमें फिट नहीं बैठ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि मेन पर्पज ऑफ ट्रोजन क्या है, बहुतों ने पढ़ा होगा, बहुतों को पता भी है कि सही है, ठीक है। जिनका गलत भी हुआ होगा उनको पता है कि ऑप्शन क्या सही है, ठीक है। तो मेन पर्पज ऑफ ट्रोजन क्या है, नेटवर्क का इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये जो है बेसिक क्वेश्चंस हैं, और ये लोग जो बड़े बड़े कीवर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, आई टी आई एम, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ट्रोजन हॉर्स का नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में क्या पर्पस है, पर्पस नहीं, दिस इज मेन पर्पस। इन्होंने तो इग्नोर क्या किया, मेन पर्पस को इग्नोर किया, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, तो सही आंसर क्या है, स्टील और डिलीट फाइल्स, ठीक है, बिल्कुल ही सही है। और इसके अलावा कोई भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। हाइब्रिड ट्रोजन्स लाइक इमोटेट हैज़ वॉर्म लाइक फीचर्स, इनका आर्गुमेंट है कि हाइब्रिड जो ट्रोजन्स है जैसे इमोटेट वगैरह, वो जो है वॉर्म लाइक फीचर्स भी उनमें होते हैं, इसलिए जो है ऑप्शन जो है 4 भी सही होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से, सिंपल सी बात है, फिर से उन्होंने एक्सेप्शंस लाए हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस लाए हैं वैसे चीज़ जो नहीं होता है, बट यहाँ पर भूल गए हैं कि यहाँ पे क्या है, मेन पर्पस की बात हुई है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये है प्रूफ, ये कैस्पर स्काई की वेबसाइट, यहाँ पे स्पेसिफिक कैस्पर स्काई, आई होप आपको पता हो। ये जो है एंटीवायरस की वेबसाइट है, ठीक है, एंटीवायरस प्रोवाइड करती है सिस्टम्स पे, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है ट्रोजन का और वॉर्म्स का। ट्रोजन का डेफिनेशन क्या है, disguises itself as legitimate software to trick you into executing malicious software। disguises itself as legitimate software के हम लोग यूज करते हैं फिशिंग, ठीक है, PHISHISING, ठीक है, हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, फिशिंग, ठीक है। तो disguises itself as legitimate software के लिए हम क्या ये टर्म यूज करते हैं, फिशिंग, ठीक है। because it looks trustworthy, users download it inadvertently, allowing malware onto their device. Trojan themselves are doorway like unlike a worm, they need a host to work. Once a Trojan is installed on a device, hackers can use it to delete, modify or capture data, harvest your, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन है, वर्म का डेफिनेशन ये है। One of the most common types of malware, worms spread over computer info exploiting
ऑपरेटिंग सिस्टम वल्नरेबिलिटीज। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ट्रोजन का मेन फीचर क्या है, बट ये जो है एक्सप्लॉइटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वल्नरेबिलिटीज, ये किसका फीचर है? वॉर्म्स का। ठीक है, बट उन्होंने कहा ही यही है कि इमोटेट जो है ट्रोजन, वो सिस्टम वल्नरेबिलिटीज का यूज़ करके भी खुद को रेप्लिकेट कर सकता है या तो इंस्टॉल कर सकता है। ठीक है, ये जो अमेरिका साइबर डिफेंस एजेंसी की वेबसाइट है, टेक्निकल डिटेल्स दिए हुए हैं यहाँ पे इमोटेट के। इमोटेट इज एन एडवांस ट्रोजन प्राइमरीली। प्राइमरीली का मतलब क्या होता है? मेन पर्पस, मेन कह सकते हैं। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में क्या है? मेन। वाया फिशिंग ईमेल अटैचमेंट। फिशिंग का मैंने मतलब बताया कि जैसे डिसगाइज, ऐसे धोखा, डिसेप्शन टाइप। ठीक है, कि आपको वो लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर लगे या लेजिटिमेट चीज़ लगे, बट जब उस चीज़ को इंस्टॉल करो तो वो इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं फिशिंग। तो इसके अकॉर्डिंग भी क्या होगा, अगर इमोटेट एक हाईवे ट्रोजन है, फिर भी इसका प्राइमरली मेथड ऑफ स्प्रेड क्या होगा? फिशिंग ईमेल अटैचमेंट्स। मेन पर्पस क्या होगा? फिशिंग ईमेल अटैचमेंट्स। सिंपल सी बात है। और ये है NIST की वेबसाइट, पहले भी मैंने बताया था। Definition क्या है ट्रोजन हॉर्स का? कंप्यूटर प्रोग्राम दैट appears to have a useful function but also has a hidden and potentially malicious function that evades security mechanism, sometimes by exploiting legitimate authorization of system entity that invokes the program. ये विकीपीडिया की वेबसाइट है। फर्स्ट वर्जन ऑफ द इमोटेट malware function as banking trojan। ठीक है, जो पहले के वर्जन थे इमोटेट के, वो क्या एज अ बैंकिंग ट्रोजन परफॉर्म करते थे, एम्ड एट स्टीलिंग बैंकिंग क्रेडेंशियल्स। ठीक है, बैंकिंग क्रेडेंशियल स्टील करते थे। बैंकिंग क्रेडेंशियल स्टील करना किसका काम है? ट्रोजन्स का। फॉर इन्फेक्टेड होस्ट। 2016 the emotet operator sometime on Melayu updated Trojan having configured it to work primarily as a loader। ठीक है, लोडर ये जो है इसी इसी टर्म के लिए यूज़ किया कि वो लोग क्या आर्ग्यू कर रहे हैं कि वॉर्म का ये फीचर है। दैट इज़ वाई मतलब पहले तो एक उन्होंने तो पहले एक एक्सेप्शन ढूंढा, क्या? इमोटेट। ठीक है, उन्होंने सर्च किया कि ऐसा कौन सा ट्रोजन है जो कि रेप्लिकेट भी हो सकता है, कॉपी भी हो सकता है, इंस्टॉल भी कर सकता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला? इमोटेट। वो भूल गए क्वेश्चन में क्या पूछा था मेन पर्पस ऑफ ट्रोजन। तो पहले तो आप ये समझो, ये जो मैलवेयर है, मैलवेयर के टाइप्स क्या क्या हैं? एक तो ट्रोजन हो गया, वॉर्म हो गया, की लॉगर हो गया, वायरस हो गया, ये सब क्या है? मैलवेयर के टाइप्स हैं। तो क्या अगर कोई एक हाइब्रिड चीज़ आ जाए, ठीक है, सपोज इमोटेट ही है, एक हाइब्रिड ट्रोजन हम कह रहे हैं, तो क्या ट्रोजन की डेफिनेशन बदल जाएगी? तो सपोज आप बायोलॉजी से रिलेट करो, बायोलॉजी में आप लोग पढ़ते हो एचिनोडर्मेटा हो गया, ठीक है, आर्थ्रोपोडा हो गया। तो कल को एक नया एनिमल आ जाए जो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ के साथ मैच करे, तो क्या उससे एचिनोडर्मेटा की प्रॉपर्टीज़ बदल जाएंगी या फिर क्या उससे आर्थ्रोपोडा की प्रॉपर्टीज़ बदल जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो डेफिनेशन जो है ट्रोजन्स का वही रहेगा, चाहे कोई भी हाइब्रिड चीज़ आ जाए। और दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने पूछा ही था कि मेन पर्पस ऑफ ट्रोजन, तो मेन पर्पस ऑफ ट्रोजन कभी भी वॉर्म का फीचर्स नहीं हो सकता है। सिंपल सिंपल सी बात है, और ये इसको बहुत ही घुमा के किया जा रहा है, एक्सेप्शन ढूंढ ढूंढ के। ठीक है, तो किस तरह का आपको मिसलीड किया गया है, ठीक है, आप खुद देख लीजिए। ये एम कैफे की वेबसाइट है ट्रोजन वायरस की। ठीक है, समटाइम्स सॉफ्टवेयर दैट ट्रिक्स यू इनटू इंस्टॉलिंग इट। ठीक है, मेन टर्म्स क्या है? ट्रिक यू इंस्टॉलिंग इट, डिस्गाइज एज अ रियल operational program named after an hides malicious code with a seemingly legitimate program, free game, software utility। ठीक है, ये सारे टर्म्स हैं। और ये आप कुछ भी देखोगे तब भी ऑप्शन यही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक्सेप्शंस भी कंसीडर कर रहे हैं इमोटेट के, तो क्या इमोटेट का मेन पर्पस साइलेंटली कॉपी टू अदर सिस्टम्स हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ पे मेंशन नहीं है स्पेसिफिकली कि कौन से की बात हो रही है, उसका मतलब क्या है? ट्रोजन की बात हो रही है। और ट्रोजन का डेफिनेशन यही है, स्टील और डिलीट फाइल्स एंड क्रिएट अ बैकडोर फॉर हैकर्स। बस सिंपल सी बात इतनी है, और मेन पर्पस भी यही है उसका। ठीक है, इसे एक्सेप्शंस और हाइब्रिड टर्म्स ऐसे ला के कन्फ्यूज़ करने की कोशिश की गई है बस आपको, और कुछ भी नहीं। ये जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन था व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ इनेबलिंग एन्क्रिप्शन फॉर डेटा इन ट्रांजिट और नेटवर्क। इसका मतलब हुआ कि जो डेटा मूव कर रहा है, मैंने पहले बताया डेटा इन ट्रांजिट का मतलब, ठीक है, डेटा दैट इज मूविंग, उसको इनक्रिप्ट करने का प्राइमरी बेनिफिट क्या है? प्राइमरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर्गुमेंट्स दिए गए हैं वो ये है कि जो वायर्ड और वाईफाई नेटवर्क है वो नहीं दिया हुआ, इसलिए यहाँ पे
इसलिए जो है ऑप्शन वन भी सही हो सकता है। ठीक है, पहली बात। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन ही इंट्रोड्यूस करा गया है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के आपको बताया गया है। ये भी क्वेश्चन सही, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, तो खैर चलिए इस पे भी देखते हैं। नहीं, ये वही वेबसाइट है CISA की। व्हाट एन्क्रिप्शन डू? एन्क्रिप्शन स्क्रैम्बल्स सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इनटू अनरीडेबल कोड। एन्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है पहले तो वो समझिए। एन्क्रिप्शन जो सपोज जैसे हम एंड टू एंड एन्क्रिप्शन बोलते हैं व्हाट्सएप पे, उसका क्या मतलब है कि जो भी सपोज ये दो फोन्स हैं, जो भी मैं मैसेजेस टाइप कर रहा हूँ वो जो यहाँ रिसीव होते हैं, तो यहाँ पे इनक्रिप्ट होता है डेटा, यहाँ पे जो है डेटा डिक्रिप्ट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डेटा जाता है, अगर इसके बीच में कोई भी इसे हैक करना चाहे फिर, ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे कोई इस डेटा को व्यू करे तो वो उसको स्क्रैम्बल दिखे। ठीक है, यानी डेटा को जो है डेटा को जो है साइफर किया गया। साइफर का मतलब इनक्रिप्ट किया गया। सपोज ABCD है, हम ए लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसको स्क्रैम्बल करके सपोज कोड्स में स्टार क्वेश्चन मार्क हैश ऐसे करके इसको किया जाए, ताकि जो भी अगर कोई भी डेटा अगर हैक भी होता है हमारा इन बिटवीन, तो फिर या फिर डेटा व्यू भी किया जाता है किसी के द्वारा, तो वो दिखे ना ओरिजिनल टेक्स्ट कि क्या है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंक्रिप्शन। ठीक है, तो यही व्हाट्सएप को जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है यही होता है। ठीक है, कि इस एंड पे डेटा इंक्रिप्ट होगा और यहाँ से इंक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा, इंक्रिप्टेड रहेगा, और यहाँ पे जाके क्या होगा, जो जिस चीज़ों को भेजा जा रहा है वहाँ पे क्या होगा, डिक्रिप्ट होगा। डेटा इन ट्रांजिट का मतलब मूविंग अक्रॉस नेटवर्क्स, मैंने बताया। डेटा एट रेस्ट का मतलब स्टोर्ड ऑन डिवाइसेस सर्वर्स और क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, ठीक है, तो मेरा आर्गुमेंट क्या है वो आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। ठीक है, इनक्रिप्शन, एक होता है इनक्रिप्शन, ठीक है, मेथड। एक होता है हमारा एसेस कंट्रोल। दोनों में डिफरेंस क्या है? इंक्रिप्शन तो मैंने आपको बताया कि कंटेंट को जो है ऐसे फॉर्म में क्या बोलते हैं, साइफर करना कि वो इन बिटवीन रीडेबल ना हो। और ये एसेस कंट्रोल क्या होता है? एसेस कंट्रोल का क्या काम क्या होता है वो देखो। रेस्ट्रिक्ट्स एक्सेस टू डेटा, ये जो डेटा एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट करता है। यूज टू मैनिपुलेटेड आइडेंटिटी फॉर प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस। यानी एसेस कंट्रोल का क्या काम है कि वो अनऑथोराइज्ड एक्सेस को जो है ब्लॉक करता है। ठीक है, या फिर जो यूजर्स स्पेसिफाइड हैं उन्हीं को वो उन चीज़ों का कंट्रोल देता है। ठीक है, फिर एक्सेस देता है। तो ये जो है हमारा जो ऑप्शन है ये वाला, इट प्रिवेंट्स अनऑथोराइज्ड यूजर्स फ्रॉम एक्सेसिंग द नेटवर्क। ये किसकी प्रॉपर्टीज है? ये मीडिया एसेस कंट्रोल की। किसकी प्रॉपर्टी है? एसेस कंट्रोल की, ना कि इंक्रिप्शन की। ठीक है, खैर मैं इसके अलावा प्रूफ्स दे रहा हूँ आपको, और इसके बारे में बात करेंगे कि अगर ये भी हम लेंगे, वाईफाई नेटवर्क भी हम लें, तब भी जो है ऑप्शन क्या होगा, 4 ही सही होगा। ठीक है, दूसरा, ये जो बुक है IIT खड़गपुर का कॉम्पिटिटिव साइंस के लिए, सॉरी कंप्यूटर साइंस के लिए, इसमें जो है चैप्टर 17 है वायरलेस सिक्योरिटी, पेज नंबर 530 500 को स्पेसिफाई किया गया। ठीक है, तो उनके आर्गुमेंट्स ये हैं कि वाईफाई सिक्योरिटी यानी वाईफाई में जो है, ठीक है, वो जो है दोनों होता है, यानी इंक्रिप्शन भी होता है। ठीक है, और अनऑथराइज एक्सेस से भी ब्लॉक करता है, उस मैसेज कंटेंट को भी साइफर करता है, और अनऑथराइज एक्सेस जैसे पासवर्ड वगैरह हो गया, ये सब को भी सिक्योर करता है। वाईफाई दोनों को ही करता है। ठीक है, तो इस पे ही बात करते हैं। ठीक है, अगर हम वाईफाई भी कंसीडर करें तब भी ऑप्शन वो अनऑथराइज एक्सेस वाला सही नहीं होगा। देखो, सबसे पहली बात, वाईफाई जो टर्म है वो ये सिर्फ इनक्रिप्शन के लिए नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात क्या समझेंगे, ये वाईफाई जो है वो बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करता है, जैसे इंक्रिप्शन हो गया, एसेस कंट्रोल हो गया, और भी 2-3 होते हैं। ठीक है, तो अगर हम वाईफाई के रेफरेंस से बात करें तब भी जो है हमारा ऑप्शन वो अनऑथराइज एक्सेस वाला नहीं होगा। तो आप ये वाईफाई का हिस्ट्री आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रोबो सिक्योरिटी नेटवर्क जो है, यानी वाईफाई का एक मीटिंग हुआ था, उसके बाद से जो रोबो सिक्योरिटी नेटवर्क के लिए इम्प्लीमेंट करने को बोला गया। तो एसेस कंट्रोल का काम कौन करता है? IEEE 802.1। तो मेरा आर्गुमेंट यहाँ पे ये है कि, ठीक है, अगर आप एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं तब भी वो भी कंसीडर मैं कर रहा हूँ। वाईफाई, चलो वाईफाई की ही बात कर लेते हैं। तो वाईफाई में जो है अलग अलग चीज़ें मिली हुई हैं, यानी इंक्रिप्शन के लिए ये है, एसेस कंट्रोल के लिए ये है, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए ये है, यानी कॉन्फिडेंशियली और इंक्रिप्शन दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि रोबो सिक्योरिटी नेटवर्क जो है, एक मीटिंग के बाद ये बताया गया था कि रोबो सिक्योरिटी नेटवर्क के लिए जो है ये रिक्वायरमेंट्स हैं। तो यहाँ पे देखो, जो मैंने बात करी एसेस कंट्रोल की,
एसेस कंट्रोल का मतलब क्या था, जो मैंने बताया, अनऑथोराइज्ड एक्सेस, ये सबसे प्रोटेक्ट करना डेटा को। इसका काम ये कौन करता है, आई ट्रिपल ई 802.10। ठीक है, यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल लिखा भी है। और दूसरा ये कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा ओरिजिन और इंडिकेशन एंड इंटीग्रिटी एंड रिप्ले प्रोटेक्शन। कॉन्फिडेंशियलिटी इज डायरेक्टली, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ही होता है इंक्रिप्शन, ठीक है। और डेटा ओरिजिन और इंडिकेशन, ठीक है। तो ये सब इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रिप्शन। यानी इंक्रिप्शन वाला पार्ट कौन हैंडल करता है, ये TKIP CCMP। तो क्या इंक्रिप्शन की डेफिनेशन चेंज हो गई यहाँ पे वाईफाई में आते हुए, बिल्कुल भी नहीं। इंक्रिप्शन एंड एक्सेस कंट्रोल आर टू इंटायरली डिफरेंट थिंग्स। हम किसी में भी बात करें, या तो वाईफाई में बात करें या फिर वायर नेटवर्क में बात करें, इंक्रिप्शन की डेफिनेशन कभी चेंज नहीं होगी। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वाईफाई जो है एक कॉम्बिनेशन है डिफरेंट कंपोनेंट्स का, जो कि इंक्रिप्शन भी यूज़ करती है, मैसेज कंट्रोल भी यूज़ करती है, और भी डिफरेंट चीज़ें यूज़ करती है। बट इससे, इन सब अलग अलग चीज़ों से वाइफ जो इंक्रिप्शन का डेफिनेशन है वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एसेस कंट्रोल के हम लोग ये यूज़ करते हैं, इंक्रिप्शन के लिए ये सारा यूज़ करते हैं। तो कभी भी चेंज नहीं होगा इंक्रिप्शन का डेफिनेशन। ठीक है। अ, ये भी जो है, ये सारे जो कटआउट्स हैं वो इस बुक से लिए गए हैं, ठीक है। कौन सा, ये क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क प्रिंसिपल, ठीक है, IIT खड़गपुर। देखो बड़े बड़े एग्जाम्पल मैं भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये भी कटआउट जो है उसी का है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी की बात की, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी प्रोटोकॉल्स की बात की गई है। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब इंक्रिप्शन। फिर दिस ऑप्शंस फॉर द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड साइफर सूट आर, ठीक है। यानी कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए जो है, और साइफर का मतलब क्या होता है, डिकोडिंग या फिर इंक्रिप्शन, ठीक है। कॉन्फिडेंशियली और इंक्रिप्शन के लिए पहले क्या यूज़ करते हैं, WEP यूज़ करते हैं, TKIP यूज़ करते हैं, CCMP यूज़ करते हैं, वेंडर स्पेसिफिक मेथड यूज़ करते हैं। और यहीं पे बात क्या है, ऑथेंटिकेशन एंड की मैनेजर। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या हुआ, वो पासवर्ड वगैरह जो एंटर करते हैं, ठीक है। यानी अनऑथोराइज्ड एक्सेस से जो प्रोटेक्ट करने वाली चीज़ें हैं, वो वाईफाई में कौन करता है, IEEE प्री शेयर्ड की, वेंडर स्पेसिफिक मेथड्स, ठीक है। ये सारा चीज़ यूज़ होता है। तो ये वाला पार्ट इंक्रिप्शन को हैंडल करता है, ये वाला पार्ट जो है एसेस कंट्रोल, यानी कौन से यूजर्स को एसेस देना है उसको डील करता है। तो तो वाईफाई जो है कॉम्बिनेशन है इंक्रिप्शन का और एसेस कंट्रोल का। ये है NIST की वेबसाइट पे, सेम चीज़ है। स्पेशल पब्लिकेशन नाम भी लिखा है यहाँ पे, ठीक है। A0097 चैप्टर 3 में आप जाओगे तो ये लिखा है, IEEE 800 सिक्योरिटी प्री रॉबस्ट नोटवर्क्स, रॉबस्ट सिक्योरिटी। यानी पहले पहले जो था, जो एक मीटिंग हुई थी उसके बाद से इसको RSN बोला गया, रॉबस्ट सिक्योरिटी नेटवर्क। उसके पहले जो थी प्री रॉबस्ट सिक्योरिटी नेटवर्क, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी वाला पार्ट कौन हैंडल करता था, WEP। ऑथेंटिकेशन का पार्ट ओपन सिस्टम और शेयर्ड की, ठीक है। ये प्री प्री रॉबस्ट नेटवर्क की बात हुई है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी अगेन इंक्रिप्शन और इंडिकेशन अगेन एसेस कंट्रोल, अनऑथराइज्ड एक्सेस को हैंडल करना। और रॉबस्ट सिक्योरिटी नेटवर्क की बात क्या हुआ, एसेस कंट्रोल का पार्ट कौन हैंडल करने लगा, IEEE 802.1x, EAP और इंडिकेशन के लिए, TKIP जो है कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए। तो अभी भी ये चीज़ें अलग अलग हैं, ये कभी भी कंबाइन नहीं है। ये वाला पार्ट इंक्रिप्शन को हैंडल कर रहा है, ये वाला पार्ट एसेस कंट्रोल को हैंडल कर रहा है, ये वाला पार्ट जो है पासवर्ड हैंडल कर रहा है। कहीं भी इंक्रिप्शन और एक्सेस कंट्रोल का ओवरलैप नहीं है, ठीक है। जो वेन डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, कि इंक्रिप्शन वाला पार्ट जो एक्सेस कंट्रोल का भी देख रहा है, ऐसा नहीं है। आगे एक और, एक्सेस कंट्रोल और ऑथेंटिकेशन, परफॉर्म्स एक्सेस कंट्रोल थ्रू अदर ओपन सिस्टम और शेयर के ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ये हो गया। इंक्रिप्शन WEP करता है, क्रिप्टोग्राफिक वीकनेस, रेन्यूएबल डेसिफर, ये सारे टर्म्स क्या इंक्रिप्शन डिफाइन करते हैं। तो ये जो है, इसी इसी NIST वाले वेबसाइट्स के जो है कटआउट है। इसका सारा जो प्रूफ है वो टेलीग्राम चैनल पे होगा, आप देख लेना। ठीक है, मैंने ये सब बता दिया, फिर भी लोग कुछ आएंगे कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं वाईफाई की, वो भी जो है वो तो दोनों एक साथ यूज़ करती हैं, बट नहीं, अगर हम मॉडर्न वाईफाई सिक्योरिटी की भी बात करें, तब भी वहाँ पे चीज़ें अलग अलग ही हैं, कहीं भी ओवरलैप नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो इंक्रिप्शन को हैंडल कर रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एसेस कंट्रोल हैंडल कर रही हैं। कहीं भी ओवरलैप नहीं है, और कहीं भी ऐसा नहीं है कि इंक्रिप्शन वाला पार्ट जो है उसको भी हैंडल कर रहा है, यानी एसेस कंट्रोल अनऑथराइज्ड से सबको, ठीक है। तो WPA2 यानी सेकेंड वर्जन ऑफ WPA2, ठीक है, वाईफाई से एसोसिएटेड है, वर्जन है ये। तो इसमें भी क्या लिखा गया है, ये जो है IEEE आप देख लेना, ये ORG वेबसाइट है, ठीक है। ORG वेबसाइट ट्रस्टेड साइंटिफिक एंड टेक्निकल कंटेंट के लिए, ठीक है। ORG वेबसाइट्स के जो वो भी रेफरेंसेस होते हैं, वो SSC मानती है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है। तो यहाँ पे WPA एस में क्या होता है, बिग डिफरेंस जो था WPA टी में, वो ये था इंक्रिप्शन मेथड को,
WPA2 is using counter mode for cipher blockchain message authentication code, ठीक है। तो WPA2 क्या यूज़ कर रहा है, साइफर ब्लॉक चेनिंग यानी CCMP यूज़ कर रहा है, किसके लिए, इंक्रिप्शन मेथड के लिए, ठीक है। यानी इंक्रिप्शन मेथड के लिए क्या यूज़ कर रहा है, CCMP का, which uses the advanced encryption standard block cipher for this data encryption। और किसका यूज़ कर रहा है, और ये जो CCMP है किसका यूज़ करता है, एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड्स का, ठीक है, AES ब्लॉक्स का। जनरेट अ की इन WP, हैंड शेकिंग का मतलब क्या हुआ, ठीक है। हैंड शेकिंग का मतलब हुआ पासवर्ड एंड ऑल्सो रिलेटेड है, जो एक्सेस देता है हमें उस नेटवर्क का। इज रिक्वायर्ड टू हैव अ पेयर वाइज ट्रांजिएंट की, ग्रुप टेम्पोरल की, इन एडिशन टू अ ग्रुप की हैंडशेक, ठीक है। ये वाला पार्ट किसके लिए, अनऑथराइज एक्सेस, हैंड शेकिंग, पासवर्ड सब के लिए। फिर फिर से WPA2 मैंने दिखा दिया। फिर बात आएगी WPA3 पे, क्या पता होता हो, ठीक है। एक्सेप्शन ही ढूंढना है तो हम कहीं भी ढूंढ सकते हैं। तो खैर यहाँ भी वही, ये भी इसी पे वेबसाइट पे है। यहाँ पे बस डिफरेंस क्या है कि ऑथेंटिकेटेड इंक्रिप्शन के लिए किसका यूज़ करता है, GCMP का, ठीक है, 192 बिट सिक्योरिटी मोड। यानी इंक्रिप्शन के लिए क्या यूज़ करता है, ये वाला पार्ट जो हमें GCMP दिखा, ठीक है। और ड्रैगन फ्लाई प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। ये जो है इसे यूजिंग ड्रैगन फ्लाई हैंड शेकिंग के लिए, हैंड शेक यानी पासवर्ड एक्सेस टू द नेटवर्क, ये सब के लिए। ये जो मैंने बताया पासवर्ड ऑथेंटिकेटेड की एक्सचेंज के लिए किसका यूज़ करेंगे, ड्रैगन फ्लाई प्रोटोकॉल्स का। WPA की कोई भी वर्जन हो, हर एक में जो है इंक्रिप्शन के लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल है, एक्सेस कंट्रोल के लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल है, हैंड शेकिंग के लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल है। कहीं भी ये चीज़ें ओवरलैप नहीं है, और कहीं भी इंक्रिप्शन वाला पार्ट ये नहीं दिखाता है कि वो अनऑथोराइज एक्सेस को भी ब्लॉक करता है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चाहे हम कितनी भी मॉडर्न वाईफाई सिक्योरिटीज़ की बात करें। ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस, ठीक है। हालांकि मैं सब कुछ एक ही वीडियो में करने वाला था, नो, बट ये वीडियो जो है 3-4 दिन पहले ही आने वाली थी, बट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, या फिर टाइम की कमी की वजह से कह सकते हैं, या फिर अलग अलग वर्क्स की वजह से ये वीडियो जो है नहीं आ पाया टाइम पे, और पूरा मैं कर भी नहीं पाया, ठीक है। तो और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मुझे पता था, इसलिए मैंने सोचा कि इसे 2 पार्ट्स में कर देते हैं, क्योंकि अगर मैं इस पर पूरा वर्क करता तो अभी 2-3 दिन और लगते। मैंने सोचा इसे पार्ट्स में कर देते हैं, 5 क्वेश्चंस मैंने किए हैं, ठीक है। बाकी के जो 4 क्वेश्चंस हैं वो शायद संडे तक आ जाए, ठीक है, सेकंड पार्ट। तो जो भी प्रूफ्स हैं वो अगेन टेलीग्राम चैनल पे होगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कोई गाली वाली मत देना, ठीक है। वैलिड चीज़ हम लोग क्या रेज़ कर सकते हैं, वो ये है कि जो भी क्वेश्चंस बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस है उसको हटा दिए जाएँ, और मार्क्स और इवैल्यूएशन हो वो रिमेनिंग क्वेश्चंस पे किया जाए, ये कर सकते हैं। CPT की कट ऑफ कम कर दी जाए, ये कर सकते हैं, ये सब डिमांड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये आर्गुमेंट करोगे, मतलब मिसलीडिंग क्लेम्स, मिसलीडिंग प्रूफ्स लेके, बड़े-बड़े टेक कंपनीज़, बड़े-बड़े IITs, इंस्टीट्यूट्स, ये वो का नाम लेके कि ये सोर्स है, वो सोर्स है, थेसिस है हमारे पास, रिसर्च पेपर्स है IITs, IIMs की, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। डिमांड फॉर द राइट थिंग, ठीक है। आप अगर आपको कुछ करना है तो आप ये बोले कि हम लोग एक कैंपेन करेंगे कि कंप्यूटर का जो वो कम किया जाए कट ऑफ, या फिर पासिंग मार्क्स, रिमूव अननेसेसरीली हाई लेवल क्वेश्चंस, ये चीज़ें हम डिमांड कर सकते हैं। बट आप उस क्वेश्चंस को प्रूव करने में लगे हो गलत एक्सेप्शंस का यूज़ करके, और मतलब मिसलीडिंग क्लेम्स करके, तो ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो ये था वीडियो, आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। समझने की कोशिश करना, ठीक है। और वो आप ही आप जाके कंपेयर करना कि वो एक्सेप्शंस हैं या नहीं है, और फिर अगर एक्सेप्शंस भी हैं तो क्या वो एक्सेप्शंस वैलिड हैं, जो बातें कही गई हैं उस पे, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने एक एक जो 5 क्वेश्चंस मैंने आज कराए, उन चीज़ों पे तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, और आगे भी वैलिड नहीं होंगे। 4 क्वेश्चंस पे वो मैंने कर रखा है, बट वीडियो लंबी होने के कारण जो है मैंने नहीं किया, मैंने सोचा पार्ट्स में करते हैं। तो ये 5 मैंने आज करा दिया है, तो उसमें भी यही सेम चीज़ें होंगी, उसमें भी एक्सेप्शंस यूज़ किए गए हैं, ठीक है। सिर्फ भड़काने के अलावा, आई मीन भ्रम में डालने के अलावा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो ठीक है, ये वीडियो पहुंचा देना उन तक जिसने भी ये क्लेम्स करा है। आप समझ रहे हो किसने करा है। अ, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। चलो बाय।